हमारा टारगेट ये है कि 750 की चीज़ को फॉर एग्जांपल 300 रुपये में, 200 रुपये में, 100 रुपये में जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ केसेस के अंदर अप टू 90%, टू बी प्रिसाइज अप टू 97% रिड्यूस हो सकता है। ये जैसे कि कुछ रसीदें हैं, एक है जिसमें ब्रांडेड दवाइयां हैं, उसका बिल है 4668। इन्हीं का जो जेनरिक फॉर्म है उसका बिल है 1500 रुपए, यानी कहाँ 1500 और कहाँ 4600। डर्मेटोलॉजी की जो दवाइयां हैं ये 8000 की आ रही हैं अगर आप ब्रांडेड लेंगे, और अगर आप 1600 रुपए। 8000 और 1600 रुपए, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, ये शुगर की आ गई, डायबिटीज की 9800 ये बिल है। 1 2 3 4 5 2500 रुपए। 3 दवाइयां हैं, 1654 की ब्रांडेड है, और अगर आप इनके पास लेंगे 300 रुपए। हाँ भाई, क्या रे भैया, जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और उसका इम्पैक्ट हर फील्ड और हर सेक्टर को लग ही रहा है, खासतौर पे फार्मास्यूटिकल को भी, क्योंकि इंपोर्ट बैन है, दवाइयाँ आ नहीं पा रही, तो दवाओं की कीमत आसमान को छू रही हैं, और एक आम आदमी की जसरत से हेल्थ केयर और एक्सेस टू हेल्थ दूर से दूर होता जा रहा है। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है दवा हेल्थ केयर के नाम से, और आज जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं हुज़ैफा और यासिर साहब, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त स्टार्टअप है। उसमें जेनेरिक दवाएं, जैसे कि एक ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं, ब्रांड के नाम से बिकती है, और एक जेनेरिक फॉर्मूला होता है, और उसकी प्राइस पे लगभग 1/10 का फर्क होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है। दवा की एफिकेसी भी अच्छी होती है, और एक आम इंसान को अच्छी ट्रीटमेंट उसके दस्तरस में होती है। तो आइए चलते हैं पॉडकास्ट पे, डिस्कशन करते हैं हुज़ैफा और यासिर से, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितना इम्पैक्टफुल है और एक आम आदमी की ज़िंदगी पे किस तरह मुस्बित असरात हो सकते हैं। आइए चल के पॉडकास्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम दोनों खैरियत से? अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि दवा हेल्थ केयर क्या है और इसके पीछे क्या थॉट है? बेसिकली दवा हेल्थ केयर एक फार्मेसी चेन है जो कि पेशेंट की कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन को कम करने का टारगेट रखती है। इसका गोल ये है कि एक पेशेंट की अगर प्रिस्क्रिप्शन कॉस्ट लेट सपोज 5000 रुपये ब्रांडेड मेडिकेशन में, तो इसको कम करके हम लाइक 2500-3000 रुपीज़ तक हम उसको रिड्यूस कर सकें। तो ये ज़रा आवाम को ये समझाइए कि ब्रांडेड मेडिकेशन और जेनेरिक मेडिकेशन में फ़र्क क्या होता है? देखिए, बेसिकली दवाओं की 3 इकसाम होती हैं। जिन नाम से आप लेते हैं उन्हें ब्रांड या ब्रांडेड जेनेरिक कहते हैं। ब्रांड वो चीज़ होती है जिसने सबसे पहले वो प्रोडक्ट मार्केट में लाई होती है, वो पेटेंट करने के बाद 10 साल 15 साल तक कोई और वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। उसके बाद बहुत सारे ब्रांडेड जेनेरिक आ जाते हैं मार्केट में। उसके बाद एक ड्रग कहलाती है जेनेरिक सॉल्ट। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जेनेरिक सॉल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। हुज़ैफा जैसे बता रहे हैं तो प्रोबेबली दे आर द पायनियर्स इन दिस फील्ड कि ये जेनेरिक मेडिसिन को पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं। अच्छा, जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले में कॉस्ट इफेक्टिव होती है। सेम अगर आप एक ब्रांडेड कपड़ा ख़रीदने चाहें और एक अनब्रांडेड कपड़ा ख़रीदने चाहें तो दोनों के प्राइजेस में डिफरेंस होता है। अच्छा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पैनाडोल एक ब्रांड है, पैरासीटामोल जेनेरिक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम दुनिया भर में सुनते हैं जी बिग फार्मा, तो आप तो ये तो बहुत बड़ी जंग नहीं लड़ रहे, क्योंकि अगलों ने ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, खिदमत खल्क कहते सब है, लेकिन है तो बिजनेस, ठीक है ना? तो ये बिग फार्मा को आप चैलेंज नहीं कर रहे, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कोई इतनी खास प्रोटेक्शन नहीं होती? देखिए, सबसे पहले मैं खुद फार्मास्यूटिकल से हूँ, और वी ऑल्सो मैन्युफैक्चर ब्रांडेड ड्रग्स, तो इसमें कोई तो आपको ठेका बंद नहीं कर देंगे? नहीं, मुझे ऐसा क्या वो है, ब्रांडेड अगर कोई बंदा पेशेंट अफोर्ड कर सकता है। इसमें कुछ फ़र्क है जो कि हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। नंबर 1, ये एक वक्त होता है जब एक प्रोडक्ट आती है, कोई उसको रिसर्च ब्रांड लेकर आता है, तो उसके पास उसका 10 से 15 साल का पेटेंट होता है, वो उसको बेचता है, उसमें से उसके अपनी रिसर्च की कॉस्ट उसको रिकवर करता है। फिर उसके बाद उसके जेनेरिक्स आते हैं, जिसे हम ब्रांडेड जेनेरिक्स कहते हैं, जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं। फिर एक वक्त उनका होता है, उनकी भी अपनी एक डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, वो डेवलपमेंट कॉस्ट वो उससे रिकवर करते हैं, और साथ साथ वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, ब्रांडेडली अवेलेबल करते हैं, उसकी रिसर्च उसकी तमाम डेटा अवेलेबिलिटी टू डॉक्टर्स ये पहुंचाई जाती है। फिर वो जब वो ड्रग जेनेरिक हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, ओमिप्राजोल, तब एटलीस्ट एक पेशेंट के पास एक्सेस होना चाहिए इस राइट का कि मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ पैरासीटामोल का ब्रांड तो मैं वो लूँ, अगर मैं ओमिप्राजोल का ब्रांड अफोर्ड कर सकता हूँ तो लूँ, अगर मैं नहीं लेना चाहता तो नोबडी कैन इम्पोज मी टू बाय दैट। सही। तो ये एक प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सर इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है फॉर पेशेंट एज वेल। हम अपनी फार्मेसी में भी ये बात को नोट करते हैं कि बहुत मरतबा पेशेंट आता है, पर्ची दिखाता है आपको, आप उस पर्ची को बताते हैं कि भाई ये फॉर एग्जांपल 3000 की है, 4000 रुपये की, वो कहता है अच्छा, और पर्ची उठा के वापस चला जाता है।
आप एक बात का अंदाज़ा लगाइए, 25,000 कमाने वाला 5,000 रुपये कहाँ से देगा? तो ये एक बेसिकली अलमिया है जिसको हमने सोचा है कि देखिए, एक बंदे के एक्सेस में एक चीज़ नहीं है, हम उसको कम से कम एक्सेसिबल तो कर दें। हम तमाम जिम्मेदारी उन चैरिटेबल इदारों पे डाल दें कि भाई उन्होंने ही फ्री देनी है या गवर्नमेंट ने देनी है, नहीं गवर्नमेंट ने देनी है। तो ये तो मेरे ख्याल है पेशेंट के साथ इंसाफ नहीं। तो ये ख्याल आपको क्यों आया और आपसे पहले आज तक किसी को क्यों नहीं आया? बेसिकली इसके पीछे एक स्टोरी है। मेरे दादा बेसिकली इस इंडस्ट्री में सिंस 1970s अर्ली 70s से मौजूद है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, और मैं भी उसी इंडस्ट्री में होता हूँ। और हमें जो बनाया, हम जो आज हैं, वो इस इंडस्ट्री की वजह से। जब उनका इंतकाल हो रहा था मतलब लास्ट मोमेंट पे, मैं इंडस हॉस्पिटल में नीचे खड़ा हुआ था और ही वॉज इन ICU। तो एक पेशेंट मेरे पास एक पर्ची लेकर आया, उसके साथ एक बहुत कमज़ोर बच्चा था। बच्चे की हालत ऐसी थी कि उसकी जिस्म की मोस्टली हड्डियां तक नज़र आ रही थी एंड ही वॉज मतलब दिखने में आयरन डेफिशिएंट और बहुत ज़्यादा वीक और लागर था। तो उसके साथ उसके वाले साहब के हाथ में एक पर्ची थी और वो पर्ची लेकर उन्होंने मुझे दिखाई। उन्होंने कहा कि बताइएगा दवाई कहाँ मिलेगी। तो मैंने वो पर्ची इवैल्यूएट की, तो उस पर्ची के ऊपर ब्रांड्स मेंशन थे कुछ, और डेफिनेटली डॉक्टर ब्रांड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और जब मैंने वो पर्ची इवैल्यूएट की तो उस पर्ची की नियर अबाउट कॉस्ट होगी जो पेशेंट को पड़ती है वो 3-3.5 हज़ार रुपये उस पेशेंट को कॉस्ट करती। बट अगर हम उस पर्ची की जेनेरिक वैल्यू जो मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेट की, वो 650 से 700 रुपये के दरमियान थी। क्योंकि आप खुद फील्ड के थे, तो क्योंकि मैं खुद फील्ड, 600-700 वाली चीज़ है, 600-700 वाली चीज़ है। तो उसको मैंने फिर आगे से मैंने उसको सवाल किया, मैंने कहा यार ये 3,000 रुपये की मेडिकेशन जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि एक इंडस हॉस्पिटल एक आप कह लें कि एक ऐसा इदारा है जहाँ उमूमी तौर पे ज़रूरतमंद ज़्यादा आते हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा क्या ये 3,000 रुपये की दवाई आप ख़रीद सकते हैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? तो उन्होंने कहा कि क्या 3,000 रुपये? नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। मैंने कहा बच्चे की हालत देखें, बच्चे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ये बीमार हो जाएगा। तो उसने आगे से जो जवाब दिया उसने मुझे हिला के रख दिया। उसने कहा मरता है मर जाए, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है। 800 रुपये दिहाड़ी में आप कह रहे हैं 4 दिन की दिहाड़ी से मैं इसकी दवाई ले लूँ, तो 4 दिन मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा? नंबर 1। नंबर 2 ये, आज भी मैं रिक्शा चलाता हूँ, आज भी मैं अपना रिक्शे की जो कहाँ मैं वो छोड़ कर यहाँ आया हूँ। तो इट मीन्स आप कह रहे हैं 5 दिन की दिहाड़ी मैं इस बच्चे को ऊपर लगा दूँ, 4 बच्चे हैं, अगर मैं इसको वो दवाई दिलाऊँगा तो वो जो बाकी 4 हैं वो मर जाएंगे। तो उसने मुझे अंदर तक हिला दिया कि बेसिकली ब्रांड हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, वो जिसके पास पैसे हैं, बट जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास क्या हाल है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में चैरिटेबल इदारे बहुत हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें एक इंडस हॉस्पिटल भी एक बहुत बड़ा इदारा है, बट एक चैरिटेबल इदारा कहाँ तक काम करेगा? वो एक पेशेंट को डायग्नोस्टिक दे, लेबॉर्ट्री दे, डॉक्टर की बेहतरीन डॉक्टर्स दे, कंसल्टेशन दे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे, ICU दे, तमाम एमरजेंसीज दे, साथ साथ दवाइयाँ भी दे। मोर ओवर इट इज़, मेरे अंदाजे में ये काफ़ी मुश्किल है किसी इदारे के लिए भी कि वो मेडिसिन को भी साथ साथ अफोर्ड कर सके, क्योंकि ये बहुत हेफ्टी बिल होता है। एज ऑफ पाकिस्तान वी आर टॉकिंग द इंडस्ट्री इज़ ओवर 800 बिलियन रुपीज़। तो 800 बिलियन कोई भी इदारा अपना, ख़ास तौर पे वो इदारा जो कि प्राइवेटली फंडेड हो या चैरिटेबल इदारा, वो फंड नहीं कर सकता। तो उस बात को लेकर मुझे एक बात अपने दिल में थी, आज से कोई 3 साल पुरानी बात है, ये बात मेरे दिल में थी कि मैं इस के ऊपर कोई काम करूँगा। फिर अराउंड कोई 2 साल पहले मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग की और इसको एक वर्केबल मॉडल पे कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में इससे पहले किसी ने ट्राई नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, बहुत इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने भी किया, और बहुत सारे इदारे आज भी इंडिविजुअल लेवल पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं वो सब जेनेरिक ही पर बेस्ड हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, टॉप हॉस्पिटल इन कराची टू most of the hospitals that are operating here, they are using generics as their prescription or as their daily usage of medication. अच्छा, इसमें लीगल बाइंडिंग क्या है कि मतलब एक अस्पताल हो गया या एक डॉक्टर हो गया, कानूनी तरीके से क्या वो एक ब्रांड पर्ची पे लिख के दे सकते हैं या उनको जेनेरिक लिखना होता है? देखिए, एज पर द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मेडिसिन को कंट्रोल करती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उनका आज से तकरीबन 1 से 2 साल पहले का एक वर्डिक्ट मौजूद है जिसमें उन्होंने फिजिशियन से इम्पोज कराया है कि वो जेनेरिक लिखना शुरू करें। अनफॉर्चुनेटली एट टाइम्स डॉक्टर्स का ये एक वर्डिक्ट होता है कि हम जेनेरिक इसलिए नहीं लिखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी के अंदर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेट इनफ अब पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी लेवल पे फार्मासिस्ट आने शुरू हो गए। सो अब लीगली
मेडिकली भी अगर आप इसके कहते हैं तो उन्हें जेनेरिक सॉर्ट लिखना चाहिए। जेनेरिक का मतलब ये होता है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अगर आप सिप्रोक्सिन दे रहे हैं, सिप्रोक्सिन एक ब्रांड है, तो आप ब्रांड नहीं लिखेंगे, आप जेनेरिक लिखेंगे। उसके अगेंस्ट पेशेंट इज द किंग। इंटरनेशनली भी ऐसे ही होता है, पेशेंट की मर्जी। वो 4 बता देगा कि भाई इस फॉर्मूले में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये इतने का, ताकि पेशेंट डिसाइड करे, डॉक्टर ना डिसाइड करे। बिल्कुल ऐसा ही सही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वर्डिक्ट मौजूद है, और अब अभी आपने जो बात की कि फार्मासिस्ट आ रहे हैं, तो काफ़ी दिखते भी हैं और नज़र भी आ रहा था कि वो बाकायदा प्रॉपर्ली ट्रेंड है। बट मुझे याद है हमारे पुराने मोहल्ले में जितनी भी फार्मेसी थी वो 5 भाई थे। कोई किसी ने बीए किया हुआ था, कोई बीकॉम वाला था, लेकिन उनको दवाइयाँ याद होती थी। मतलब ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी काम करें, आप अभी भी सिविल के सामने चले जाएं, आपको जितने भी दुकान वाले हैं वो कहीं से ही लगेगा कि ये पढ़ के आए ये चीज़, मतलब वो वक्तन फ़वक्तन सीख गए हैं। तो इसके ऊपर कोई लीगैलिटी है या कोई भी फार्मेसी पे खड़ा होकर बेच सकता है? देखें, एज पर द रूल अगर हम बात करें तो फार्मासिस्ट ही फार्मेसी ऑपरेट करता है और ये रिक्वायरमेंट है। सही। और लाइसेंस हो, अगर मैं मालिक भी हूँ एक फार्मेसी का, आई कैन नॉट डील, मतलब मैं पेशेंट के साथ डील नहीं कर सकता। सही। एक फार्मासिस्ट है जो कि पेशेंट के साथ डील करता है, या फार्मेसी टेक्नीशियन जो मौजूद होता है। अच्छा, फिर ये बताइए कि इसको जो थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं। देखिए, फार्मासिस्ट के पास एक लाइसेंस मौजूद होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर उस फार्मेसी को एक लाइसेंस अथोराइज होता है। अगर वो फार्मेसी लाइसेंस लगा हुआ है, इनफैक्ट फिर भी जब भी कोई ड्रग डिस्पेंस होगी वो एक फार्मासिस्ट के थ्रू होनी चाहिए। एक अनफॉर्चुनेट हमारी एक परसेप्शन, जैसे आपने भी अभी कहा कि आप जाते हैं वो दवाएं दे देते हैं, उन्हें याद होते हैं, ये हमारी एक एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि इसके अलावा बहुत कुछ है जो नहीं बताया जाता। कभी ये नहीं बताया जाता ये 2 दवाएं एक साथ नहीं खानी है, इन दवाओं को दूध से नहीं खाना है। कुछ एंटीबायोटिक, हमारे घर में एक मिथ है कि आपने दूध से दवाएं खानी है। कुछ दवाएं ऐसी हैं अगर आपने दूध से खा ली तो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। वो चिलेट फॉर्म असर भी नहीं करेंगे, उल्टा आपका गैस्ट्रिक अपसेट कर देंगे। सो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ आपको एक अनएजुकेटेड पर्सन नहीं बता सकते हैं, नॉन क्वालिफाइड पर्सन। इसके लिए आपको एक स्किल्ड फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। फार्मासिस्ट का माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं कि वो जेनेरिक की तरफ ज़्यादा? अच्छा, मेरा इसमें थोड़ा सा मतलब पॉइंट है कि हमारे यहाँ फार्मासिस्ट ने अपने डोमेन को ये रख लिया है कि डॉक्टर की जिसको हैंड राइटिंग समझ में आती है वो फार्मासिस्ट है। उसने उस हैंड राइटिंग को समझना है और आपको बता देना है, और मैक्सिमम ये बता देना है ये सुबह लेनी है, शाम लेनी। जबकि उसका रोल इससे कई ज़्यादा है। जैसे यासिर भाई ने जिक्र किया कि कैसे लेनी है, कब लेनी है, किसके साथ लेनी है, किसके साथ नहीं लेनी, क्या उसके इम्पैक्ट्स आ सकते हैं आपकी बॉडी पर। फॉर एग्जांपल बहुत सारी मेडिकेशन है जो कि आपको जिससे कफ हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, फीवर हो सकता है, तो वो पेशेंट तक पहुंचाना, पेशेंट तक बताना, वो भी फार्मासिस्ट का एक रोल है। दूसरी चीज़ ये, पूरी दुनिया के अंदर फार्मासिस्ट इस रोल को अदा कर रहा है कि वो जेनेरिक मेडिकेशन को प्रॉपर्ली पेशेंट तक एड्रेस करता है, बताता है। हमारे यहाँ फार्मासिस्ट उसको उमूमी तौर पे मैंने नहीं देखा कि फार्मेसी ये बात जानते हुए भी कि सामने वाले बंदा नहीं ख़रीद सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो फिर भी उसको ब्रांड बता रहा होता है। इसमें एक मार्जिनल इम्पैक्ट भी होता है डेफिनेटली। एक बड़ी महंगी प्रोडक्ट मीन्स मोर मार्जिन इन टर्म ऑफ रुपीज़, तो ये भी एक इम्पैक्ट होता है। दूसरा ये भी होता है कि वो अपने जो उसका रोल है उसको उस तरीके से अदा नहीं करना चाह रहा होता या अदा नहीं करता जिससे एक सामने वाले पेशेंट की हेल्प हो सकती है। अच्छा, ये बताएं कि फिर दवा हेल्थ केयर, फिर जब आपने जिस तरह बताया आपको इस तरह ख्याल आया, आपके साथ एक वाक़या हुआ इंडस अस्पताल में, एंड उसने एक ट्रिगर किया आपके अंदर, तो दवा हेल्थ केयर क्या है? ये फिज़िकल स्टोर हैं या ये कोई ऐप है, क्या है ये? बेसिकली इस वक्त हमारे कराची के अंदर 2 मेडिकल स्टोर्स हैं, वन इन गुलशन, वन इन समनाबाद। इसके अलावा हमारी कराची में समनाबाद का है? समनाबाद FB एरिया। अच्छा, ठीक है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ मेडिकल सेंटर जहाँ हमारे पास तीनों फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ हमारे साथ डाउल की लेबॉर्ट्री है जो डाउ के अपना कलेक्शन सेंटर है। सही। फिर इसके साथ साथ हमारे यहाँ फिजिशियन क्लिनिक्स हैं और एज वेल एज फार्मेसीज हैं। और इसके अंदर हमारी एक अपनी एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है जिसका लिंक शेयर कर दें। सही। अच्छा, आपने मुझे भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले 2 बिल दिखाए थे, एक जो कि ब्रांडेड दवाइयों की थी और एक जो जेनेरिक फॉर्म में थी। ज़रा मुझे दिखाएं। मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, ज़ाहिर है उस पर ब्रांड्स के नाम लिखे हुए, हम किसी का वो करना नहीं चाह रहे। मैं सिर्फ एक पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। ये जैसे कि कुछ रसीदें हैं, एक है जिसमें ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, उसका बिल है 4668, 4668, जिसमें चले मैं नाम तो ले नहीं सकता, लेकिन इन्हीं का जो जेनेरिक फॉर्म है वही दवाइयाँ
उसका बिल है 1500 रुपये, यानी कहाँ 1500 और कहाँ 4600, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये तो लोगों की बड़ी हेल्प करेगी। हाँ, ये कौन सी बीमारी का ज़रा ये दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं, बहुत ये इंपॉर्टेंट। कार्डिक मेडिकेशन। अच्छा, ये दिल की दवाई, दिल की दवाई, ठीक है। और ये किस चीज़ की दवाइयाँ हैं, ये ज़रा पढ़ के बताएं। ये बेसिकली डर्मेटोलॉजी है। डर्मेटोलॉजी यानी स्किन से रिलेटेड जो है, ठीक है। इसका अच्छा, डर्मेटोलॉजी की जो दवाइयाँ हैं ये 8000 की आ रही हैं अगर आप ब्रांडेड लेंगे, और अगर आप 1600 रुपये, 8000 और 1600 रुपये, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, ये शुगर की आ गई, डायबिटीज़ की 9800 ये बिल है। 1 2 3 4 5 हैं जो कि बड़ी मशहूर दवाइयाँ जो दी जाती हैं, ये मेरे घर भी आती हैं दवाइयाँ, 2500 रुपये। तो यानी 2500 और 9800, ये तो 4 गुना फ़र्क है तकरीबन। और ये जो है जनरल इन्फेक्शन, यानी किसी भी किस्म का अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, 1 2 3 गोलियां हैं और 3 दवाइयां हैं, 1654 की ब्रांडेड है, और अगर आप इनके पास लेंगे 300 रुपये। भाई ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसे में अब आप मुझे ये बताएं, हम बड़ा सुनते हैं, ये मैं आई होप मैं आपको दिखा सकता, लेकिन आपको अगर ट्रस्ट होगा मुझ पर, एग्जैक्टली ये फिगर लिखी हैं। अच्छा, तो नॉर्मली होता ये, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसल्टेशन के लिए गया और डॉक्टर ने भले मुझे ब्रांडेड लिख के दे दी, मैं आपके जो है स्टोर में आया, स्टोर कहेंगे, फार्मेसी कहेंगे, फार्मेसी में मैं आया आपकी, तो वहाँ आप मुझे उसका नेमुल बदल जेनरिक उठा के दे देंगे, ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है। सही है। हम अच्छा, आपको पहले बताएंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इफ यू विल गो विद इट। सही है, तो आप यानी ऑप्शन देंगे कि भाई भी। अच्छा, जैसे मुझे एक चीज़ बताएं, फॉर एग्जांपल अब जैसे हम कपड़ों की मिसाल लेते हैं, क्योंकि ब्रांड्स में हम ज़्यादातर कपड़ों में या जूतों में, इन चीज़ों में जा रहे होते हैं। अब एक तरफ मैं अगर ब्रांड की फॉर एग्जांपल शर्ट लूँ, ज़ारा की या दूसरे किसी ब्रांड की, वो एक इंटरनेशनली अक्लेम ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी होती है और फैब्रिक भी अच्छा होता है, पहनने में अच्छा होता है, वेयर एंड टेयर नहीं होता, आप उसको जितनी बार रगड़ दें वॉशिंग मशीन में ख़राब नहीं होता। एक तरफ होती है ज़ैनब मार्केट की टी शर्ट, जिसका गला ही लंबा हो जाता है और उसका जो प्रिंट होता है वो भी उड़ जाता है, क्योंकि वो ज़ैनब मार्केट की होती है। तो यहाँ पे इस तरह का फ़र्क नहीं हो रहा, क्योंकि एक तरफ अगर बिलियंस ऑफ डॉलर की एक कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस कहाँ है ग्लोबल, उसकी स्टैंडिंग ये है उसकी दवाई में, और एक जो हम लोकली उसका एक जेनरिक वर्जन बना रहे हैं, तो उसकी एफिकेसी में कम से कम कोई फ़र्क होता है या नहीं होता? देखिए, बेसिकली आपने जो एग्जांपल दी वो एक कपड़े की इंडस्ट्री की थी। हम बात करें मेडिसिन की, इट्स अ रेगुलेटेड मार्केट। एक आपके ऊपर टॉप पे एक रेगुलेटरी बॉडी मौजूद है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप दवाओं के ऊपर हमेशा एक रजिस्टर्ड नंबर देखते होंगे, और उससे पहले उस फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को जो गवर्नमेंट है या ड्रैप है वो रजिस्टर करती है। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होती वो प्रोडक्ट मार्केट में आ ही नहीं सकती। सो देखिए, बेसिक या मिनिमम स्टैंडर्ड्स जब तक फुलफिल नहीं होंगे, जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में आ ही नहीं सकती। सो एज पर द लॉ ऑफ ड्रैप आपकी एफिकेसी दोनों सेम होती हैं, बट येस देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ब्रांड, जैसे आपने भी कहा। अब वो ब्रांड अनफॉर्चुनेटली परसीव होता है फिजिशियन एंड पे, जो कि फिजिशियन एंड से हट के पेशेंट एंड के ऊपर आना चाहिए। पेशेंट परसीव करे ब्रांड को, उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर वो स्टिल ब्रांड लेना चाहता है तो वो ब्रांड ले, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड्स उसके फॉलो हो रहे होते हैं, उसके अलावा वो मार्केट में आ ही नहीं सकती। सही है, दैट मेक सेंस। एक बात बताइए, हमारे यहाँ देखिए डॉक्टर की एक बड़ी स्टैंडिंग होती है, ठीक है ना। अगर मैं अपनी दानिश में जितना भी समझदार हूँ, अक्लमंद हूँ, लेकिन मेरा डॉक्टर जो कह रहा है ना, मैं उसकी बात ज़रूर मानूंगा, क्योंकि डॉक्टर और लॉयर को चैलेंज नहीं करना चाहिए, वो एक मकाम से आपसे एक मुखातिब है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अक्सर सुनने में आता है, और सुनने में क्या आता है, एक प्रैक्टिस भी है कि डॉक्टर जो है एक फ़ला कंपनी की दवाई ज़्यादा रेकमेंड करता है, क्योंकि उनके अपने टारगेट्स होते हैं। उनका भूरबन का ट्रिप होता है, थाईलैंड का ट्रिप होता है, उम्रा होता है, टर्की का ट्रिप होता है फैमिली के साथ। तो डॉक्टर, अच्छा फिर दूसरी चीज़, बीमारी ऐसी चीज़ होती है, बंदा वैसे ही घबराया हुआ होता है। अगर खुदा ना खासा किसी शुगर लेके या दिल की कोई बीमारी लेके अगर वो डॉक्टर के पास गया, वो पहले ही डरा हुआ होता है। तो डॉक्टर के लिए आपको लगता नहीं बड़ा आसान है कि भाई इधर कहाँ जेनरिक में पढ़े हो, ये दुनिया भर की नामवर कंपनी है, ये लो और फलाना फलाना, तो पेशेंट बड़े आराम से डॉक्टर के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। तो वहाँ उसको फिर कैसे टैकल किया जाए इस चीज़? देखिए, हम इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड पावर पेशेंट के हाथ में। पेशेंट अगर चाहे एक चीज़ लेना, वो उसकी कॉल है, और इसकी अवेयरनेस हम अपना मैक्सिमम, हमारे पास ब्रांडेड भी अवेलेबल हैं एज अगर हम बात करें, अगर पेशेंट की कॉल है, वो अफोर्ड कर सकता है, दे सकता है पैसे, वो ब्रांडेड के लिए देगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जहाँ हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इस पॉइंट की कि मेडिकेशन की क्वालिटी, अच्छा एक बात जो भाई यासर ने भी जिक्र की, इसमें कुछ और भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर लोगों से मैं सुनता हूँ, अक्सर लोग आके बोलते हैं भाई रॉ मटेरियल तुम लोग तो चाइना का इस्तेमाल करते होगे, इंडिया का इस्तेमाल करते होगे, या कोई लोकल होता होगा। ऐसा कोई प्रोसेस मुमकिन नहीं।
अगर हम इस पूरे इसको इवैल्यूएट करें। मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस होने से जहाँ से चैप्टर शुरू होता है वहाँ से आप उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक रॉ मटेरियल जब पाकिस्तान आता है तो उसका प्रॉपर DRAP NOC देता है। उस NOC के अंदर उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं और उसका CGMP जो कि अप्रूव्ड अथॉरिटी होती है किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, USFDA या किसी भी ऐसे इदारा जो कि उसको बेसिकली सर्टिफाई करता है बनाने के लिए, वो उसको ऑथराइज़ करता है कि वो बना सकता है। फिर वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, उसकी एक क्लियरेंस प्रोसेस होता है। क्लियरेंस के बाद उसका एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इदारे के अंदर वो मटेरियल पहुंचता है। उस मैन्युफैक्चरिंग इदारे के अंदर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और रजिस्टर्ड लोग होते हैं जो कि उसको बना सकते हैं। हर बंदा उसमें नहीं, उस प्रोसेस में नहीं उतार सकता। फिर वो उसको बनाते हैं और बनाने के बाद वो एक प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट होती है। क्वालिटी उसका इंटरनली क्वालिटी सिस्टम होता है जहाँ वो टेस्ट होती है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर WHO एक्रेडिटेड लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं जो कि उसको टेस्ट करती हैं एज अ रैंडम सैम्पलिंग। आप इंस्टीट्यूशन में सप्लाई करते हैं, वहाँ से भी सैंपल होता है। मेरी आपकी फार्मेसी, किसी भी फार्मेसी में जाकर ड्रग इंस्पेक्टर या PID जाके सैंपल ले सकता है और वो टेस्टिंग पे भेजी जाती है और उसके एक रैंडम सैम्पलिंग के प्रोसेस के तहत उसको चेक किया जा रहा होता है। नंबर 2, अगर कोई खुदा ना खासा इसमें कोई गलत काम करने का इरादा भी रखता है तो वो करने इसलिए नहीं सकता कि वो कंपनी या फैक्ट्री उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसका NIC, उसका पासपोर्ट, उसकी तमाम चीज़ें उसके साथ लिंक्ड है। अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट स्पोरियस हो जाती है, यानी कोई प्रोडक्ट जो कि जाली तौर पर पकड़ी जाती है और ये साबित होता है कि उस कंपनी ने बनाया, तो उसका लॉ के अंदर उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट है। तो कौन बंदा 10 रुपये के लिए, 20 रुपये के लिए, इवन 50 लाख रुपए के लिए, 60 लाख रुपए के लिए ये पेन लेने की कोशिश करेगा कि मैं लाइफ इम्प्रिजमेंट में जाऊँ? दूसरा ये है कि आप कत्ल कर दें, फॉर एग्जांपल आप कत्ल कर लें, इसके लिए आपको एविडेंस चाहिए कि इसने कत्ल किया। आप कोई भी क्राइम करें उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए और फिर भी उसकी एक पूरा प्रोसीजर लॉ के अंदर एक प्रोसेस है जिसके तहत दवाई सिंपल टेस्ट होगा, पता चल जाएगा, आपकी वारंटी होगी, पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट है, दवा पैक आपके डब्बे में है। ये बहुत ही कन्फाइंड एक चेन होती है जिसके तहत आप आराम से पकड़ सकते हैं कि किसकी है। फिर उसके बाद उसके ऊपर इसकी प्रॉपर अलग से इदारे होते हैं जिसे हम ड्रग कोर्ट्स कहते हैं, जो कि इसको प्रोसिक्यूट करते हैं और इसके अगेंस्ट इसके ऊपर डिसीजन देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ मैन्युफैक्चरर और मैं अगर इरादा भी रखता हूँ कोई गलत काम करने का, तो मैं इस इंडस्ट्री के अलावा कोई और इंडस्ट्री चूज़ करना पसंद करूँगा क्योंकि यहाँ मेरी ज़िंदगी मतलब कोई कम वक्त की है। अभी आपने इंपोर्ट की बात की, रॉ मटेरियल की, तो यासिर साहब ये बताइए आजकल जो हालात हैं मुल्क के जिसमें LC'याँ नहीं खुल रही हैं और चाहे वो मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री हो या चाहे दूसरी चीज़ की हो, सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं और हेल्थ केयर भी बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत सी कंपनीज अपनी दवाइयाँ अपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रही। तो अब इसमें बताएं कि आप लोगों को कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ से? तो देखिए इसमें ओवरऑल हेल्थ सेक्टर पे बहुत वर्स्टली इम्पैक्ट आया है। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, एक सिटी स्कैन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स लेते हैं, वो $300 से $400,000 के अराउंड आता था। अगर मैं आज से 1.5 साल पहले पर चला जाऊं तो आपको अंदाज़ा है कि डॉलर और रुपये के क्या कन्वर्जन थे, जो ऑलमोस्ट डबल हो गई। अब डेफिनेटली एक चीज़ जो पहले 6 से 7 करोड़ में एक हॉस्पिटल इंपोर्ट कर लेता था, वो 14 से 15 करोड़ के ऊपर चली गई है। तो अब वो डेफिनेटली देखिए बिल पास ऑन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो बिल जो है वो हॉस्पिटल ही कैरी करेगा, वो अल्टीमेटली पास ऑन होता है। आपका हेल्थ सेक्टर जो है वो और एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है। फिर देखिए आपकी एक फार्मास्यूटिकल मार्केट है जो 800 बिलियन की, और इस पर बहुत अरसे से जो फार्मास्यूटिकल्स ऑनर्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए अगर आप उन्हें रॉ मटेरियल नहीं इंपोर्ट करने देंगे तो 800 बिलियन की मार्केट अगर 10 टाइम्स भी आपने वो फिनिश फॉर्म में, वो दवा है, आपको दवा तो मंगवानी है, आपने 800 बिलियन अगर 10 टाइम्स भी इंपोर्ट की तो आप सोचें आपको 8000 बिलियन PKR पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप ज़रा इसको कन्वर्ट कर लें 300 के ऊपर भी तो $100 बिलियन US बनते हैं। आज आपको IMF $1 बिलियन पे आपसे क्या कुछ करवा चुका है। तो अगर आप सोचें आपने इस मार्केट को बेहतर तरीके से टेकअप नहीं किया और एट द एंड ऑफ द डे फिनिश प्रोडक्ट मंगवाई गई इंपोर्ट करने में, तो हम और वर्स्ट कंडीशन में चले जाएंगे। तो दिस इज़ द टाइम कि जब हमें एटलीस्ट रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल्स को बेहतर तरीके से इंपोर्ट करने के ऊपर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। हम ऑलरेडी लेट हैं। फार्मास्यूटिकल 3 से 4 महीने का रॉ मटेरियल अपने पास रखती हैं। आप किसी भी फार्मास्यूटिकल ऑनर के पास चले जाएँ, वो ऑलरेडी उस कट ऑफ से आगे निकल चुके हैं। आप सोचें आप एक ड्रिप है, आज आप अगर ड्रिप LVPs जो हमारी होती हैं वो लगाने के लिए आप आज 100 रुपये देते हैं, कल आपको वही लगाने के लिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो कॉस्ट ऑफ हेल्थ सेक्टर कहाँ पहुँचेगा? सही बात है। अच्छा मुझे ये बताया हमारी ऑडियंस की नॉलेज के लिए कि आपकी फार्मेसी में
अब ज़ाहिर है बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जिनमें अल्लाह ना करे उनको ख़ुद को या घर में किसी को डायबिटीज़ होगी, कोई हार्ट पेशेंट होगा या कोई कैंसर का पेशेंट होगा, तो आपके पास जो ड्रग्स हैं इसमें मतलब तमाम वैरायटी की मौजूद है, मतलब हर किस्म की बीमारी की, या मतलब कोई स्पेसिफिक है? हमारे यहाँ तमाम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स मौजूद हैं मोस्टली। इस वक्त हालात मोस्टली इसलिए कहना पड़ रहा है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो दोज आर अवेलेबल, और जो नहीं भी हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि अपने तौर पर अवेलेबल। क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं फेलो यूट्यूबर, उनकी वालदा को अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो गया है, तो वो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो उनकी ख़ास ड्रग जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बड़े सब्सिडाइज रेट में इंपोर्ट करके यहाँ पे वो दे रही थी, तो वो उनको बहुत मुश्किल हो रही है। फिर पिछले दिनों हमने काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी अब मैंने भी डाला कि भाई ये वाली दवाई कहीं से मिल रही है नहीं मिल रही, क्योंकि ज़ाहिर वो एक कोर्स आप बीच में छोड़ नहीं सकते। फिर जी पता चला कोई साहब है वो दुबई से मंगा देंगे, तो मतलब जो चीज़ 1.25 लाख रुपए की थी वो 3.5 लाख रुपए उसके मांग रहे थे। तो इस सिचुएशन में अब वो ये तो एक फैमिली जिसको मैं जानता हूँ, अब इस तरह की कितनी फैमिलीज होंगी जो गुजर रही होंगी, तो आपके पास कोई इस तरह की खुदा ना खास्ता किसी किस्म की शॉर्टेज तो नहीं चल रही किसी ऐसी चीज़ की? क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो ज़ाहिर है आपकी तरफ रुख तो ज़रूर करेंगे। देखें, जेनेरिक तमाम मेडिसिन इस वक्त जेनेरिक अवेलेबल नहीं हो सकती, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ आज भी ब्रांडेड हैं जो कि अभी फॉर एग्जांपल 10-15 साल के अंदर जो माजी करीब के मेडिकेशन है वो ब्रांडेड में मिलती हैं। सही है। और ब्रांडेड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस वक्त शॉर्टेज में भी हैं, ठीक है। बट एज ऑफ हम अपने तौर पे जहाँ अवेलेबल कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं किसी को अवेलेबल कराने की, तो हम अपने तौर पे 100% कोशिश करते हैं। इवन कई मरतबा होता है कि हम लोगों के घर तक डिलीवर करते हैं क्योंकि उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, हम उनसे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स देकर उनको घर तक अवेलेबल करते हैं। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर इस वक्त कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि बहुत क्रिटिकल यूजेज में भी इस्तेमाल होती हैं और उसकी होर्डिंग या उसकी ब्लैक मार्केट बहुत अलग तरीके से ऑपरेट कर रही है। जैसे आपने वो 3.5 लाख की दवाई का जिक्र किया, मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले की बात है, एक साहब ने शुगर के एक इंजेक्शन का मुझसे जिक्र किया कि उनको चाहिए, तो वो इंजेक्शन की नॉर्मल MRP 18,000 रुपये, तो मैंने जहाँ ब्लैक मार्केट में पता किया तो इट वाज मोर देन 100,000 रुपीज़। और इंटरेस्टिंगली वो कोई इतना नहीं था कि मैं कहूँ कि बहुत कोई ऐसी चीज़ थी कि जो यूरोप या US से इंपोर्ट होती थी। वो इट वाज अ नॉर्मल ड्रग दैट वाज अवेलेबल इन पाकिस्तान बैक लाइक 2-3 मंथ बैक, 2-3 मंथ्स बैक मिल रहा था। आज वो अवेलेबल नहीं है और हमारे जो ब्लैक माफियाज हैं वो फिर उसके ऊपर प्रॉपर खेलते हैं। इस पर मेरे बड़े अच्छे कमेंट हैं। जो ड्रग ये बता रहे हैं डेफिनेटली हम उसका ब्रांड नेम नहीं ले सकते, वो पूरी दुनिया में शॉर्ट हुई, क्यों हुई वो, और अब पहले डायबिटीज़ के लिए यूज़ हो रही थी, फिर वो वेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो देखें ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, बट वो फैशन में आ गई जी। अब बट अनफॉर्चुनेटली जो आप बात कर रहे थे वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑर्फन ड्रग, यानी यतीम अद्वियात। वो अद्वियात ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत ही कम फार्मास्यूटिकल्स अपने पास बनाती हैं, क्योंकि होपफुली उनके पास शायद मार्जिन्स नहीं बचते हैं उसके, और फिर अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज होना शुरू होती है। और वो दवा यानी हॉस्पिटल में अगर 1,000 रुपये की या रिटेल में 1,000 रुपये की मिलती, तो ब्लैक मार्केट में 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की मिलती है। आई डोंट नो उसका कौन रीज़न है, कौन उसको दे रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली पेशेंट इफेक्ट कर रहा होता है। फिर जो आपने एक बड़ी पर्टिनर ऑन्कोलॉजी या कैंसर की बात की, बहुत सारी कैंसर की अद्वियात ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जो अवेलेबल नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान के अंदर, उनको आपको पेशेंट नेम बेसिस पे इंपोर्ट कराना पड़ता है, जो कि डेफिनेटली 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा जाती हैं। इस पर भी एक बड़ा एक डिबेटेबल टॉपिक उठता है कि मल्टीनेशनल जितनी भी हैं वो जब रैप ऑफ करके जा रही हैं तो रिसर्च वही कर रही हैं, रिसर्च लोकल कंपनीज़ नहीं करती, वही रिसर्च करती हैं। जब वो रिसर्च करती हैं, वो प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर अब अवेलेबल कराती हैं, तो जब वो अवेलेबल, वो खुद ही अवेलेबल नहीं है, तो रिसर्च प्रोडक्ट्स आपके पास कहाँ से आएंगे? तो ये भी एक बिग क्वेश्चन है कि जो इस वक्त हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आ रहा है। अगर कल को वो सारी बोरिया बिस्तर लपेट के चले जाएं तो हमें कोई बनाने वाला ही नहीं है नई ड्रग्स। अच्छा, इसमें ये तो चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि वक्तन फवक्तन नई रिसर्च के साथ चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। बिल्कुल, हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर होते हैं, दवाइयाँ भी अपग्रेड होती हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा पॉलिटिक्स पर चला जाता है। पाकिस्तान इस वक्त ये जो इन्होंने टॉपिक पर बात की, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ दवाई के पैसों पर भी पॉलिटिक्स होती है। इन्होंने बोला कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिन्हें ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं और जो अवेलेबल नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल है, एक प्रोडक्ट इंडिया, बांग्लादेश या US या दूसरे मुल्कों के अंदर 50,000 रुपये की है, एंड इफ़ वी एक्सपेक्ट दैट टू बी अवेलेबल इन पाकिस्तान एट 5,000 रुपीज़, इट वुडंट बी अ प्रैक्टिकलिटी। पिछले कोई
3 साल से पेनाडोल की शॉर्टेज चल रही है, एक एज ऑफ हम सुनते हैं, हर तीसरे चौथे दिन सुनते हैं। वो क्या वजह है कि पैरासीटामोल का जो बेसिक API है वो महंगा है। अब एक कंपनी अपनी जेब से डाल के तो नहीं बनाएगी, तो वो जब उनका कॉस्ट ऊपर चली जाती है वो माजरत के साथ वो रुकना पड़ता है उनको। और ये कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट पॉलिटिकल मामलात में इन्वॉल्व करती है। जैसे हम आज बात करें, प्रीवियसली जब ये डॉलर लास्ट प्राइसिंग वाज सेटअप, डॉलर वाज 175, आज 290 रुपये का डॉलर है। अगर मैं एक चीज़ 100 रुपये की मंगा रहा था, आज मुझे वो लाइक 220, 220, 230 की पड़ है। मैं उसको कैसे पेशेंट तक अवेलेबल कराऊंगा? इसके ऊपर जब भी बात होती है तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। आप मुझे एक बात बताएं, आटा है, आटा शायद आज से 6 महीने पहले 50 वॉट एवर द रेट वॉज, आज से 3 गुना ज़्यादा है। हर चीज़ महंगी हो गई। पेट्रोल 70 से 280 रुपये के करीब का। तो सिर्फ एक दवाई ऐसी चीज़ है जो कि एसेंशियल भी है, लेकिन हमने उसको पॉलिटिकल एक टॉपिक बना लेना, हमने उसके ऊपर सारे पॉलिटिक्स पॉइंट डाल देना है कि भाई यार ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। एट द एंड का एक जो ब्लैक मार्केट भी उसी की वजह से जनरेट होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक पेशेंट होता है जो कि क्रिटिकल कंडीशन में उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, उसको ले नहीं पा रहा होता ब्लैक मार्केट की वजह से भी अभी, और दूसरा क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होती। तो ये इशूज़ उस वजह से भी आते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ कोई प्रॉपर प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं है। हमारे यहाँ कुछ चीज़ों में प्राइसिंग, जैसे हम जेनेरिक बात करें, जेनेरिक में मोस्टली वो प्रोडक्ट हैं जहाँ प्राइसिंग में गैप अच्छा खासा है, लेकिन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल जो कि आपको जेनेरिक में क्या ब्रांडेड में भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइसिंग मैकेनिज्म इतना ख़राब प्लान किया हुआ है कि अब वो कोई बनाना चाहे वो बना ही नहीं सकता। मेरी कंपनी के अंदर मेरा ख्याल है कुछ 70-80 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल वाइबल नहीं है, मैं जेब से डाल के बनाऊंगा। तो एज अ मैं कमर्शियल इदारा अगर चलाऊंगा तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं उसको बनाऊंगा? तो वो एक मुश्किल शुरू हो जाती है जहाँ से ये बात शुरू होती है। यस साहब, अभी रिकॉर्डिंग से पहले आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तानीज जो हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये क्या है, पहले तो ज़रा ये एक्सप्लेन करें, और इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखें, हमारे जिस्म के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बग्स होते हैं, अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ तो। अगर आपके कमरे में भी कोई बग मूव कर रहा है, आप उस पर उस इंटेंसिटी से दवा नहीं डालेंगे जिस इंटेंसिटी से वो किल होता है, तो वो दोबारा डेवलप हो जाएगा और ज़्यादा पावर के साथ आएगा। सेम हमारी बॉडी के अंदर है। हम दवाएं तो खाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं खाते जिस तरह वो खानी चाहिए। स्टार्ट में आपने कहा था कि हर पान वाला, शॉप वाला भी एक फार्म, वहाँ पे एक पर्सन होता है, वो दवा दे देता है, तो वो दवा का सही इस्तेमाल और सही तरीके से खाना नहीं बताता। फिर दूसरा, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो आप भी बेहतर समझते हैं कि उसमें लोग पूरी उसकी डोज जो है, फॉर एग्जांपल 7 दिन खानी है, 9 दिन खानी है, दिन में 3 दफ़ा, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से, जिस कॉस्ट की वजह से अल्टीमेटली वो पर्सन तो सही हो जाता है 3 दिन खाने के बाद भी, लेकिन जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो और ज़्यादा इफेक्टिव ग्रो कर जाते हैं, और फिर दोबारा अनफॉर्चुनेटली उस दवा का उन पर असर नहीं होता। हम तो ढीठ हो जाते हैं। जी, ढीठ हो जाते हैं। हम तो देखें, इतना हमें इस पर इतनी अवेयर नहीं है। पूरी दुनिया इसके लिए, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा परेशान है। बैक इन मेरे ख्याल में 2016-17 में हैदराबाद के अंदर टाइफाइड के लिए एक ऐसी केस हमारे पास रिपोर्ट हो गया जो हमारी बेसिक दवाओं से ट्रीट नहीं हो रहा। टाइफाइड ट्रीट करना हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हम उसको बेसिक सेफ्ट्रैक्सोन से ट्रीट नहीं कर पा रहे, उसमें हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी पड़ी। तो हमसे ज़्यादा दुनिया परेशान हो गई। दे फंडेड, उन्होंने पता किया कि क्यों हुआ, क्या रीज़न हुआ। अब आप यकीन करें, अगर आप ये इर्द गिर्द देखें तो आपको जो एक्विटी लेवल है, यानी मर्स की जो एक्विटी है उसका मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता होना। पहले गला ख़राब होता था, सेटल डाउन हो जाता था, कोई इन्फेक्शन होता था, सही हो जाता था। अब वो आराम से एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होता। उसकी रीज़न यही कि जिस्म के अंदर जो जरासीम है, माइक्रोब्स हैं, उन्होंने उसको और ताकतवर हो गए, वो उन दवाओं पे उनका असर ही नहीं होता। अब इसका वर्स्ट इम्पैक्ट क्या करेगा? अल्लाह ना करे एक वक्त ऐसा आ सकता है कि जब हमारे पास कोई दवाएं हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी, और बड़ी बेसिक छोटी सी जो बीमारियां हैं उसके लिए हमारे पास दवाएं ख़त्म हो जाएंगी। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अंदर एंटीबायोटिक पे रिसर्च भी उतनी तेज़ी से नहीं हो रही जितनी तेज़ी से ये जरासीम अपने आप को डेवलप करते चले जा रहे हैं। सो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है जिसको ना सिर्फ हॉस्पिटल सेक्टर पे बल्कि कम्युनिटी सेक्टर पे भी देखने की ज़रूरत है। ये ना मुझे नवंबर से ये मेरा गला काफ़ी ख़राब हो रहा है और मुझे नेज़ल सेप्टम भी है, तो मुझे नींद में भी इशू हो रहा था। तो मैं एंटीबायोटिक शुरू करूं, फिर मैं भूल जाऊं, फिर एक दिन खा रहा हूं, फिर 2 दिन नहीं खा रहा। तो मुझे भी यही डॉक्टर फ्रेंड ने मशवरा दिया कि भाई तुम्हारी बॉडी फिर उस असर ही नहीं करेगी। जी बिल्कुल। अगर इसका आप प्रॉपर कोर्स नहीं करोगे, पूरे 7 दिन नहीं लोगे,
तो फिर एक टाइम आएगा तुम 10-10 भी खाओ असर नहीं करेगी, क्योंकि जरासीम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बिल्कुल इस पे एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट था जो मुझे हुज़ैफा की डिस्कशन के दौरान नज़र आया कि कॉस्ट, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हालात हैं सोशो इकोनॉमिकल, तो उसमें आप हुज़ैफा आपके पास ये कॉस्ट का इम्पैक्ट कैसे आप लोग कर्टेल ऑफ कर रहे होगे? देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक वो है जो जैसे आपने जिक्र किया भूल गया या XYZ रीजंस की वजह से उसने छोड़ दिया। एक होता है जो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल है 3,000 रुपये की दवाई है, अब एक पेशेंट गया 600 रुपये जेब में, वो आया कहने लगा कि सर ये दवाई दे दें। आपने कहा 3,000 रुपये दो, वो कहता है कि सर ऐसा करें 2 दिन की 1 दिन की दे दें। उसने 7 दिन की नहीं ली। अब वो 2 दिन की 1 दिन की लेकर उसको लगता है कि मैं सही हो गया। दूसरा अफोर्ड, अब जेब इजाज़त भी नहीं दे रही ना फर्दर लेने के लिए, तो जब उसको जेब इजाज़त नहीं देती तो वो 2 दिन की लेकर एक तो अपने आप को समझ रहा होता कि मैं सही हो गया, जबकि वो सही नहीं हुआ होता जैसे इन्होंने जिक्र किया। और अगली मरतबा उस पर वो एंटीबायोटिक अक्सर वो बेशतर रेजिस्टेंट हो चुकी होती है, यानी उस पर वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जो कि इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी साथ साथ ग्रो कर रहा है। अगर उसको फॉर एग्जांपल है मैं वही दवाई 600 रुपये में, 700 रुपये में, 1,000 रुपये में मैं उसको एक इकोनॉमिक वे में उसको अवेलेबल कर दूँ, एटलीस्ट वो खाएगा तो उसको वो इम्पैक्ट तो देगी। उसको उस ब्रांड का क्या फ़ायदा जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सके। अच्छा हुज़ैफा, मुझे ये बताएं कि ग्लोबली ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है जो चीज़ आपने यहाँ स्टार्ट की है? अच्छा, बेसिकली इंडिया में प्रॉपर्ली हो रहा है, फिलीपींस में कुछ जगह पे है, यूरोपियन साइड और जो डेवलप्ड नेशंस हैं लाइक UK, यूरोप और US में ये प्रॉपर्ली प्रैक्टिस हो रहा है। अच्छा, अभी आपने इंडिया की बात की, तो इंडिया से हम अक्सर सुनते हैं कि हम इंडिया से दवाइयाँ बहुत इंपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे अगर जैसे वो कौन सी दवाई होती है जो कुत्ते के काटने में देते हैं, रेबीज़ की दवाइयाँ भी जो हैं हमारे पूरे सिंध में अवेलेबल नहीं हैं और लोग बेचारे मर जाते हैं, और हम इंडिया से दवाई इंपोर्ट करते हैं। इंडिया से हम इतनी इंपोर्ट करने की वजह क्या है? क्या वहाँ पे रिसर्च ज़्यादा हो रही है या प्रोडक्शन अच्छी है, क्या वजह है? अच्छा देखिए, एक तो हम इंडिया से इंपोर्ट कर ही नहीं सकते दवाएं। अगर हम इंडिया से इंपोर्ट करना भी होता है तो वाई डिफरेंट कंट्री हमारे पास आती है, तो हम डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं, ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट हो रही होती हैं या फिर इंटरनेशनल मार्केट से आ रही होती हैं। अच्छा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, मैं आपको बताऊँ कि हम 80 to 90% खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अल्लाह ना करे बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह अगर ये भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता तो हम कहाँ पर होते, क्योंकि हमारी 25% तो ऑयल ही इंपोर्ट हो रहा होता है। अच्छा, कम बैक टू इंडिया, देखिए इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छी है इस वक्त। हम रॉ मटेरियल अनफॉर्चुनेटली नहीं बनाते, हम फिनिश प्रोडक्ट खुद बनाते हैं। रॉ मटेरियल हमें 80 to 90% इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया ने उसको अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर लिया, और ख़ास तौर पे जेनरिक की क्योंकि अभी बात हो रही है सरेदस्त, तो जेनरिक के अंदर इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वन ऑफ द लीडर है। सो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा काम हुआ है। जितनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री है उसकी 100 टाइम्स जो है वो इंडिया की जेनरिक की इंडस्ट्री है। सो अगर मैं इंडिया की एग्जांपल लूँ तो हमारे पास एक अच्छा पाथवे मौजूद है कि हम उसे कैरी फॉरवर्ड करते हुए वहाँ तक जा सकते हैं। इवन इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद होते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बहुत रेयर है, अगर आप देखें हम बहुत ही लिमिटेड एरियाज़ के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हम एक अच्छा ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर लेके आ सकते हैं। दैट्स अ फेयर पॉइंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जाली अद्वियात का हम बहुत सुनते हैं, तो अभी जैसे कि आप शुरू में बता रहे थे कि ड्रैप बड़ी सख्त कानून है और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है और ट्रैक हो जाती हैं चीज़ें सैम्पल से, बट देन इतनी आराम से बहुत जाली अद्वियात भी मिल रही होती हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। ये क्या फिनोमिना है और इसे कैसे टैकल किया जाए? देखें, सबसे पहले जुनैद भाई, जाली अद्वियात, जाली वो चीज़ बनती है जिसकी अपनी को ब्रांड वैल्यू हो। तो अगर हम बात करें तो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही जाली बन सकती है, जेनेरिक प्रोडक्ट को जाली बनाने का नहीं, उसको फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ 500 रुपये की बिकती है बंदा वो बनाएगा, जो 100 की बिकती है वो क्यों बनाएगा? नंबर 1 ये मतलब लुई विटॉन की ही कॉपियाँ बनेंगी बेसिकली। तो एज ऑफ पाकिस्तान में बात की तो मोस्टली जितने आप रेट्स वगैरह देखते हैं, जितनी चीज़ें देखते हैं, उसमें आपको मोस्टली ब्रांडेड मेडिकेशन ही जाली बनती हुई नज़र आती है। फिर ये वो सिस्टम है जो कि मेरी नज़र में एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है इस सिस्टम के अंदर। और जितना फार्मासिस्ट का रोल या जितना प्रॉपर फार्मेसी चेन इसमें रोल अदा करेंगी ना, क्योंकि एट दी एंड पेशेंट को तो कहीं ना कहीं से डिस्पेंस हो रहा है ना, तो अगर वो अपना रोल इसमें प्रॉपर अदा करेंगी तो फिर ये इंशाल्लाह ये मसला पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक एक्स फैक्ट्री, एक्स गोदाम के अंदर एक चीज़ बन रही है, तो उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग करना किसी भी इदारे के लिए इस इतने बड़े मुल्क के अंदर काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इसको अगर कंटिन्यूस डेवलपमेंट जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है इस सेक्टर के अंदर, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सही। अच्छा, फार्मासिस्ट का जो है ना, हम माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं? इस पर अगर आप कहें तो और डिटेल थोड़ा डिस्कस कर लें जेनरिक पॉइंट में।
जुनेद, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम फेक मेडिसिन देखें, मेरा एक्सपीरियंस है 13 साल का एक बड़े हॉस्पिटल का, जिसमें JCI एक जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रीडिएशन है, US बेस्ड। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3 हॉस्पिटल हैं जो JCI एक्रीडिएटेड हैं। उन्होंने एक बड़ी यूनिक चीज़ हमें सिखाई। उन्होंने ये बताया कि आप सप्लाई चेन को पता करें, सप्लाई चेन के अंदर फेक मेडिसिन को एड्रेस करें। उन्होंने कहा कि देखें, इंडस्ट्रीज़ तो नॉर्मली आपकी ड्रैप उसको देख रही है, नॉर्मली फेक मेडिसिन आपकी सप्लाई चेन के थ्रू आती है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, फिर आपके पास पहुंचती है। तो उन्होंने हमें काम की दिख दिया कि आप ये रिव्यू करें कि उस चेन के अंदर तो फेक मेडिसिन नहीं आ रही हैं। तो आप यकीन करेंगे, हमने पाकिस्तान के अंदर होते हुए टेस्ट केस रन किए और इंडस्ट्री से लेके डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉल्व किया, फिर रिटेलर को इन्वॉल्व किया, फिर हॉस्पिटल तक आने तक हमने उसको ट्रैक करना शुरू किया। सो अगर हम तरीके के साथ एक अच्छी इंडस्ट्री से, अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेते हैं तो ये फेक मेडिसिन के चांसेस ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ओपन मार्केट में चले जाते हैं और वहाँ से जाके प्रोडक्ट ख़रीद के लाते हैं तो देखें, आप अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। तो अगर आप एक बेहतर सप्लाई चेन के थ्रू प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपके पास फेक मेडिसिन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, आपने मुझे बताया था एक टर्म टोल मैन्युफैक्चरिंग, तो ये क्या होती है? बेसिकली एक मेडिकेशन जो कि एक मैन्युफैक्चरर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से कोई चीज़ बनवाता है। एक लोगों के दिमाग में एक बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल एक मल्टीनेशनल कंपनी या टॉप नेशनल कंपनी है, उसको तो हम जानते हैं कि इसका ये नाम है, ये इनकी टीम है, ये फलाना है, ये साहब हैं जो उसको ओन करते हैं। बट एक छोटी कंपनी जिसका कोई नाम इतना रिनाउंड नहीं है या इतना हम नहीं जानते उसके हवाले से, तो वाई हम कैसे उसकी दवा, उस पर ट्रस्ट कैसे करें? तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके अंदर कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चलने वाला ब्रांड, आप उसको ज़रा गौर से पढ़ेंगे, वो जो उसके ऊपर नाम लिखा होता है वो उस प्रोडक्ट को नहीं बनाती, वो कोई और कंपनी बनाती है। तो बेसिकली जितनी बड़े ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, ये ख़ुद भी सॉर्ट ऑफ किसी तौर पर दूसरी कंपनीज़ पर डिपेंडेंट होती हैं, आउटसोर्स कर रही होती हैं इन टर्म ऑफ क्वालिटी, इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन, आउटसोर्स कर रही होती है और वो चीज़ वहाँ से बनवा रही होती है। तो अगर एक उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं एक ठप्पा लगा दूँ कि भाई ये फ़लानी कंपनी ने ये इसको ब्रांड को ओन फ़लानी कंपनी करती है, उससे ब्रांड वैल्यू चेंज होनी है। तो मेरे ख्याल है इससे कोई और इससे कॉस्ट भी बढ़ेगी, डेफिनेटली ब्रांड अपना प्रीमियम तो चार्ज करेगा। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह प्रैक्टिस होती है? फार्मेसी हो गई या डॉक्टर टू फार्मेसी जो चेन होती है, किस तरह प्रैक्टिस होती है? तो देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉक्टर जेनेरिक लिखता है और फार्मासिस्ट उस जेनेरिक का ऑल्टरनेट्स उसके पास अवेलेबल होते हैं। वो 2-3 ब्रांडेड जेनेरिक ब्रांड्स अवेलेबल, इवन जेनेरिक सॉल्ट भी अवेलेबल होता है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी अवेलेबल। आपने देखा होगा बहुत दफ़ा आप हमारे अब्रॉड से फ्रेंड्स आते हैं तो एक बॉटल लेके आते हैं अपने साथ, तो उसमें टिपिकल जेनेरिक भी अवेलेबल होता है, वो डिफरेंट कॉस्ट बता देता है साथ साथ। फिर देखिए उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डोज बताना। अब हर एक ही डोज हर तरह के डिजीज़ के लिए नहीं होती, कुछ कभी कभार कोमॉर्बिड्स भी होते हैं जिसमें वो दवा डिफरेंट तरीके से एक्ट करती है, डिफरेंट डोजेज फॉर्म में जाती है। कभी आपकी अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड किडनी इम्पेयर्ड हो जाती है, कोई लिवर में मसला हो जाता है, तो वो डोज आमतौर पे आपके लिए नहीं होती। हमारे यहाँ तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला चला रहा होता है, एक प्रिस्क्रिप्शन आपने रखा होता है, वही चल रहा होता है। फिर इसके बाद वो जब ये सारी चीज़ें बता देता है, फिर वो स्पेसिफिक पेशेंट से रिलेटेड उस दवा को गाइड करता है, जिसे काउंसलिंग कहते हैं। तो एक प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए उसे कम से कम 10 से 20 मिनट लगते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेट सीन क्या होता है, वो ब्रांड लेकर आता है, उसे ब्रांड लेना होता है, उसे 1 सेकंड 30 सेकंड्स के अंदर वो ब्रांड लेके घर जाना होता है। वो वेट करने को तैयार नहीं है, देने वाला देने के लिए काउंसलिंग करने के लिए तैयार नहीं है। सो देखिए, ना सिर्फ जेनेरिक बल्कि जेनेरिक की प्रैक्टिस और जेनेरिक की काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के अंदर। और ये देखिए, कोई हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि दुनिया ने नहीं की, पूरे यूरोप में, US के अंदर ये सारी प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड हैं और उसके फ़ायदे हैं। ना सिर्फ कॉस्ट के ऊपर फ़ायदे हैं, ना सिर्फ इकॉनमी के ऊपर कंट्री के फ़ायदे हैं, ना सिर्फ आपकी हेल्थ बर्डन कम कर रही होती है बल्कि आपके पेशेंट की जो थेरेपी है उसको अप्रोप्रिएटली जो है वो उस तक पहुंचा रही होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि प्लेयर डेविल्स एडवोकेट, मैं एक फार्मेसी रन कर रहा हूँ, मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है, मेरे लड़के हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, मेरे ओवरहेड्स हैं, बिजली चल रही है, बाहर साइन बोर्ड चल रहा है, ठीक है। अब मेरे पास दोनों वेरिएंट्स मैंने रखे हुए हैं। अब एक जो बड़ी कंपनी हो मुझे मार्जिन ज़्यादा दे रही है और जेनेरिक में मेरा मार्जिन ही नहीं है। वही आपकी वाली बात, 100 रुपये में मुझे क्या बचेगा, मुझे 3000 वाली ड्रग में ज़्यादा बच सकता है। तो मेरे लिए बड़ा आसान है, पेशेंट अगर जेनेरिक भी मांगना है मैं बोलूँ वो ख़त्म हो गया, आप ये वाला ले लें। तो अब इसमें कि पेशेंट अवेयर भी था और उसने मांगी भी सही चीज़, मगर यहाँ पे फिर मसला आ गया कॉमर्स का, ठीक है, उसको अपने भी प्रॉफिटेबिलिटी मद्देनज़र रखनी है। तो अब यहाँ पे तो मामला बिगड़ गया ना। तो फिर बेसिकली इस वक्त हम किसी भी अच्छे इदारे से बात भी करते हैं ना कि यार आप जेनेरिक प्रिस्क्राइब करें, मैं किसी इदारे के पास जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो बेसिकली
दिल से इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट कराना चाहता है, वो भी अक्सर ही सवाल करता है कि उस दफ़ा मैं ओमेप्राज़ोल लिख तो दूंगा, बाहर वाला उसके ऊपर 20 रुपये की चीज़ 200 रुपये की बेचेगा, तो क्या मैं उसके हाथ में छोड़ दूँ पेशेंट? ये एक बहुत बड़ा गैप है। और ये गैप क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पूरी फार्मेसी की जो सिस्टम्स हैं मोस्टली वो सिस्टमेटिक नहीं है। वो एक पर्ची पे चल रहा है या एक मालिक चला रहा है। मालिक ने डिसाइड करना है मैंने क्या करना है। जब मालिक ने डिसाइड करना है तो वो तो अपना बेसिकली जो अपना उसका बेसिक रोल है वो तो छोड़ देगा, यानी एज अ फार्मासिस्ट कि भाई मैंने पेशेंट की जेब को देखना है, मैंने पेशेंट की हेल्थ को देखना है, मैंने पेशेंट को देखना है। वो फिर आ जाता है अपने सिर्फ कॉमर्स पॉइंट पे कि भाई मुझे क्या बच रहा है, मुझे किस में फ़ायदा है और मैं किस तरीके से उसको करूँ। हमने जो अपना सिस्टम पूरा डेवलप किया पूरा ह्यूमन फ्री है, यानी प्राइसिंग से लेकर डिस्काउंट्स, परसेंटेजेस, प्रिस्क्रिप्शन चेंज, जो पूरा प्रोसेस होता है। इवन अगर आप उसको एक ब्रांड बताते हैं सिस्टम को, वो जेनेरिक खुद बताता है इसका जेनेरिक क्या अवेलेबल है, क्या रेट है, कितनी क्वांटिटी है, क्या तमाम चीज़ें ऑल इन सिस्टम। और इवन अगर मैं प्राइसिंग मॉडल पे बात करूँ, प्राइसिंग मॉडल मेरे हाथ में नहीं है, एज ए ओनर भी मेरे हाथ में नहीं है। वो एक डायरेक्ट कैलकुलेटिव सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर वो जाता है, ठीक है, डेफिनेटली देयर आर सर्टेन मार्जिन दैट वी आल्सो ऐड ऑन, बट वो फिर उसके बाद पेशेंट को डायरेक्टली कोट हो जाता है। उसमें मेरा या किसी भी मेरी टीम का भी अमल दखल डायरेक्टली नहीं है। उससे ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कि एक पेशेंट को हम पेशेंट को देखते हैं कि यार ये अमीर बंदा लग रहा है, इससे मैं पूरे ले सकता हूँ। ऐसा कोई मेथड ही नहीं है, मैं पूरे ले ही नहीं सकता, पर्ची उसने की निकलेगी जितने की उसने निकलना। तो ये हमने सिस्टम बनाया। और ना सिर्फ हमने, बल्कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें, कराची के अंदर भी देखें, आपको पिछले कुछ साल 1.5 साल के अंदर काफ़ी फार्मेसी, प्रॉपर चेन फार्मेसी आती हुई नज़र आ रही है। और ये एक अच्छा साइन है कि जब फार्मेसी एक प्रॉपर फार्मेसी एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू चलेंगी तो पेशेंट को डेफिनेटली एट द एंड फ़ायदा होगा। बट यहाँ एक फ़र्क आ जाता है कि वो फार्मेसी मोस्टली ब्रांड ही डिस्पेंस करती हैं। क्योंकि एक चीज़ ऐसी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पीछे काउंटर है, मैं इस काउंटर पर वही चीज़ रखना चाहूँगा जो मेरी बहुत तेज़ चलेगी। मैं वो चीज़ क्यों रखूँ जिसके लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ी, समझाना भी पड़े, और मेरी काउंटर भी जगह भी घेरे, और जो है ना एट द एंड मुझे उतना फ़ायदा भी ना। लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी दैट वी आर टेकिंग आउट, इट्स अबाउट कि मेरा जॉब डोमेन क्या है। अगर मैं काम छोड़कर पैसा कमाने के सिर्फ पीछे पड़ जाऊँ तो बहुत सारे काम है जो मैं कर सकता हूँ। अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस डोमेन तो मेरा पेशेंट वेलफेयर या पेशेंट का एक्सेस टू पेशेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो हमने सिस्टम डेवलप किया है वो प्योरली इस बेसिस पर है। हम बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, इवन हम ब्रांडेड जेनेरिक्स भी बताते हैं कि यार अब ये चीज़ सबसे महंगी है, यू हैव द मिड टायर एज वेल, ब्रांडेड कंपनी है, रिनाउंड कंपनी है, आपके वो भी ऑप्शन है, आपके पास जेनेरिक भी ऑप्शन है। बहुत सारों में जेनेरिक नहीं होता तो हम ब्रांडेड जेनेरिक भी बता रहे होते हैं। तो वी जस्ट, हमारी स्क्रीन पेशेंट को बता देती है, हमारा फार्मेसिस्ट पेशेंट को गाइड कर देता है, देन इट्स अ पेशेंट कॉल। हम पुश नहीं कर सकते आपने ब्रांड लेना है, ब्रांडेड जेनेरिक लेना है, ये जेनेरिक लेना। सही। अच्छा, जो काम आप कर रहे हैं इसकी और मिसाल पाकिस्तान में मिलती है या यू गाइस आर द ओनली वन? एज ऑफ कमर्शियल देयर इज नो, मेरी नज़र में ऐसी कोई कंपनी मौजूद नहीं है जो प्रॉपर्ली जेनेरिक्स को कर रही है। डू यू थिंक इसका ट्रेंड हो सकता है? यस, वी आर विलिंग टू। हमारी भी चाहती है कि हम ना हो, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, बीइंग अ फार्मासिस्ट हम ये देखते हैं कि ये आप समझें एक हमारा एक विश लिस्ट थी कि पाकिस्तान के अंदर जेनरिक ड्रग्स आनी चाहिए, जेनरिक फार्मेसी होनी चाहिए। सो मेरी तरफ से तो हेड्स ऑन है कि ये इस पे पर काम करें। जैसे आपने भी कहा, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू क्रैक। मैं फिजिबिलिटी डिज़ाइन करता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ, सो ये वाकई जेनरिक की फिजिबिलिटी डिज़ाइन करना इट्स अ टफ टास्क। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ये बिज़नेस आ जाएगा, मासेस के अंदर आना शुरू होगा, तो डेफिनेटली इनको भी प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और ये चीज़ बेहतरी की तरफ जाएगी। सो अभी तक पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई सही सिस्टम नहीं था, लेकिन यस, ये रेप्लिका बड़ी तेज़ी से हो सकता है। जैसे ही एक आइडिया क्लिक करता है उसके साथ साथ फिर, और ये होना भी चाहिए मार्केट के अंदर। बिल्कुल। तो यू इनकरेज मोर कॉम्पिटिशन ताकि एट द एंड लोगों को फ़ायदा हो। जी, अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करूँगा। जैसे भाई असर ने कहा, ये सिस्टम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चलता है लेकिन कमर्शियली नहीं चलता। सही। इफ़ आई टॉक अबाउट एनी ऑफ द गवर्नमेंट इदारा जहाँ आपको दवाई मिलती है वो जेनेरिक मिलती है, कहीं आपको ब्रांडेड नहीं मिलेगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सारी ज़िंदगी स्किन अस्पताल, चमड़ा अस्पताल जिसको कहते हैं, स्किन हॉस्पिटल रीगल वाला, वहाँ जाता रहा हूँ। वहाँ आप छोटा सा इन्फेक्शन ले जाओ या आप कैंसर ले जाओ, देते वो एक हरी डब्बी है गंधक वाली अनब्रांडेड। और ये बात मुझे बिल्कुल याद है, वहाँ पे बिल्कुल जेनेरिक सामान ही चल रहा है। अच्छा, सिर्फ यह नहीं, पाकिस्तान के जितने टॉप इदारे हैं, कराची के जितने टॉप प्राइवेट इदारे भी हैं, दे आर ऑल्सो ऑपरेटिंग ऑन जेनेरिक्स। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन ब्रांडेड होती है,
यानी इन पेशेंट, यानी मेरे पास एक पेशेंट है, मैंने उसको अच्छा, दवाई यानी देनी है। अपनी कॉस्ट उन्होंने जेनेरिक रखी है, अपन जहाँ अपने पैसे बचने वहाँ जेनेरिक चला रहे हैं, मगर जहाँ फार्मेसी पे भेजना है तो वहाँ ब्रांड्स कर रहे हैं, डबल गेम है, वहाँ से बचा रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं। खैर चल, टू ईच देयर ओन। अच्छा मुझे ये बताएं, ऑब्वियसली हमारी जो ऑडियंस है ना सिर्फ वो पूरे पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर से हमें देखते हैं। अब जितने हमारे ओवरसीज़ भी हैं उनकी माशाल्लाह सबकी फैमिलीज़, तकरीबन काफ़ियों की फैमिलीज़ यहाँ पे भी हैं, उसमें पेरेंट्स भी हैं। अब वो पेरेंट्स हैं, वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, बीमारियाँ आनी जानी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली वो भी इस चीज़ को सुन रहे हैं। और जो पाकिस्तान में रहते हैं हमारे दूसरे शहरों में, वो भी ज़ाहिर है सबको ये वाला सस्ता सोल्यूशन तो हम सबको चाहिए, एज लॉन्ग एज इट्स इफेक्टिव, व्हाई नॉट। तो अब आप तो हैं कराची में, तो हाउ कैन दे टैप इनटू दिस, मतलब क्या आप आर यू सर्विंग पीपल अक्रॉस पाकिस्तान या फिर अभी फ़िलहाल कराची के लिए? अच्छा, हमारी डिलीवरी सर्विसेज अक्रॉस पाकिस्तान अवेलेबल है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली सूनर, बहुत जल्दी हम अपना पूरा मेथड को रेप्लिकेट करेंगे वाया फ्रेंचाइज मॉडल। सही। क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूँ कि मैं अपने लेवल पर इसको इस लेवल पर नहीं लेकर जा सकता। अगर ये फ्रेंचाइज मॉडल पर डेवलप होगा तो बहुत जल्दी ये हर शहर तक पहुँच सकता है। नंबर वन। अभी जो सर्विस अवेलेबल है वो ये है कि हमारे पास ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हमारे पास डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है, और वो एक सर्टेन चार्ज पर आपको डिलीवर कर देती है। सही। तो उसमें व्हाट्स द बेस्ट वे टू गेट इन टच विद यू, मतलब कोई ऐप के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, ऑर्डर कैसे प्लेस करें? अगर हमारी चारों डोमेन्स अवेलेबल हैं, एक वेबसाइट अवेलेबल है, एक एप्लीकेशन है, एक व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी डाल सकते हैं, साथ साथ हमारी जो है ना एक टेलीफोन नंबर है, उस पर भी आप कॉल करके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। सही सही सही। अच्छा, अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स ज़ाहिर दे मेक देयर कमीशन ऑन प्रिस्क्रिप्शन एज वेल। ये भी एक बात फैक्ट है कि लैब्स में भी जो है डॉक्टर खुद कहते हैं कि फलानी लैब में जाना, कुछ क्लिनिक कहते हैं, कुछ अस्पताल कहते हैं हम सिर्फ इस लैब की रिपोर्टें लेंगे और किसी और की नहीं लेंगे, तो क्लियरली उनका एक सीन होता है वहाँ पे। तो इसका कोई तोड़ है कोई लैब्स का? अच्छा जुनैद भाई, सबसे पहले पाकिस्तान में या दुनिया भर में तमाम डॉक्टर एक जैसे नहीं हैं, अच्छे बुरे मौजूद हैं। हम उसको एक कमीशन या इस इंडस्ट्री को भी एक कमीशन वैल्यू पर या पैसे देने या घुमाने फिराने पर हम इसको सिर्फ वहाँ टैप नहीं कर सकते। कंपनीज बहुत अच्छे काम भी करती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कोई गलत लोग भी होंगे जो कि डेफिनेटली हमारे लिए एक हमारे लिए बात बनती है। इसमें जो लेबॉर्ट्री है उसमें गिमिक्री गेम बहुत ज़्यादा। अब फॉर एग्जांपल है, मैंने लेबॉर्ट्री के प्राइस ट्रिपल किए हैं और बाहर लगा दूँ 30% डिस्काउंट, हमारा पेशेंट सिर्फ डिस्काउंट देखता है पहुँच जाता है। ट्रू। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहाँ वो प्राइस मैच कर सके। दूसरी बात, ये टेस्ट का जो टेस्ट मार्क होता है वो समझ में भी नहीं आता क्या। अब हमने डाउ लेबॉर्ट्री को ऑनबोर्ड किया, व्हेन वी वर डिस्कसिंग द फिजिबिलिटीज एंड ऑल, हमारे पास ट्रिपल की ऑफर थी कि यार आपकी ब्रांच की लोकेशन अच्छी है, हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, रेंट दे सकते हैं, आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, आप जो है ना हमें ऑनबोर्ड कर लें। बट आर फिलॉसफी वॉज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पेशेंट, नॉट टू इंक्रीज दैट। हमने डाउ लेबॉर्ट्री को अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया। कराची के अंदर कुछ ही लेबॉर्ट्रीज ऐसी हैं जो कि कॉस्ट टू पेशेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अब डाउ इज़ वन ऑफ दम। मैंने इन कंपैरिजन अभी जो मेरे ख्याल महीना पहले कंपैरिजन कराया तो 50 या 60% कॉस्ट है डाउ की इन कंपैरिजन विद अदर लेबॉर्ट्रीज। तो जो हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, एक पेशेंट जब एंटर होता है तो उसके पास क्लिनिक कंसल्टेशन अवेलेबल है, फिजिशियंस अवेलेबल हैं। वो भी हम लोग मोस्टली देखें, वो एक पेशेंट, वो एक फिजिशियन कॉल होती है कि उसने प्राइसिंग क्या रखनी है, बट हमारी रिकमेंडेशन टू फिजिशियन और बाकी लोगों को भी होती है कि आप थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रहें जब हमारा एक इदारा ऐसा है। सिर्फ ये अवेलेबल है, साथ साथ हमारे यहाँ फ्री कुछ वक्त होते हैं जिसमें फ्री डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई छोटी मोटी चोट लगी, कोई छोटी मोटी बीमारी हुई, आप 500 रुपये 1000 रुपये खर्च करके डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो आप कहाँ जाएंगे? अब क्या करते हैं, हम खुद देसी टोटके या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो आपको हार्म भी कर जाती है कभी कभार। तो हमारे पास एक तो वो फ्री डॉक्टर का एक टाइमिंग है जिस वक्त पेशेंट आ सकता है और वो आकर उस डॉक्टर से कंसल्ट करे फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर वो दवाई लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहता है चला जाए। साथ साथ एक कॉस्ट इफेक्टिव लेबॉर्ट्री हमारे पास सिस्टम है मौजूद। पेशेंट आए, अपना मरीज़ अपने आप को दिखाए, अगर लेबॉर्ट्री की कोई टेस्ट है तो अपना टेस्ट कराए, साथ साथ जेनेरिक अगर दवाई वो कॉस्ट इफेक्टिव वे में लेना चाहता है ले, अगर ब्रांडेड लेना चाहता है ब्रांडेड ले। ज़बरदस्त। तो यानी आपके पास लैब का सोल्यूशन भी साथ ही साथ मौजूद है। दैट्स वेरी नाइस। बेसिकली एक और भी मैटर है, आजकल हम देखते हैं, आप देखते हैं डिस्काउंट 10% डिस्काउंट फ्लैट, 10% डिस्काउंट फ्लैट, 7% डिस्काउंट फ्लैट, 12% डिस्काउंट, ये बहुत ज़्यादा हम लोग सुनने को मिलता है। फार्मेसी ने एक चीज़ को समझ लिया है कि अगर एक चीज़ 750 की है ना, तो मैं
पेशेंट के ऊपर 700 रुपये की कर दूँ या 680 रुपये की कर दूँ, मैंने उसके ऊपर एहसान कर दिया और मैंने उसको एक चीज़ पास ऑन कर दी। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस पे काम नहीं करता। हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि 750 रुपये की मेडिकेशन या जो ब्रांड है उसको मैंने कितना सस्ते में करके देना है, क्योंकि ये एक वॉर है जिसके अंदर अगर हम उतरें तो एट द एंड पेशेंट को महंगा ही पड़ेगा। हमारा टारगेट ये है कि 750 की चीज़ को फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट 300 रुपये में, 200 रुपये में, 100 रुपये में, जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर अप टू 90%, आई एम यूजिंग द वर्ड अप टू 90%, टू बी प्रिसाइज अप टू 97% रिड्यूस हो सकता है। वाओ, यस, ये तो हमारे बहुत मसले हल हो सकते हैं इससे। ऐसा ही है। एनी कंक्लूसिव नोट्स आप कोई देना चाहें, एनीथिंग फॉर द ऑडियंस? मुझे ये हुज़ैफ़ा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं अपनी जितनी भी फार्मासिस्ट बिरादरी है बल्कि हेल्थ सेक्टर है उनको ये कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ मेडिसिन बल्कि पूरे हेल्थ सेक्टर के अंदर हमें जेनरिक के ऊपर जाना होगा। देखिए जिस इकनॉमिक कंडीशन पे इस वक्त हमें खड़े हुए हैं, इस वक्त हमें हर हालत में लैब भी, फार्मेसी भी, क्लिनिक्स भी और भी जितने भी हेल्थ सेक्टर्स हैं उसके ऊपर जेनरिक को फॉलो करना होगा। वरना हम खाली ब्रांड्स के ऊपर जिस तरह चल रहे हैं, शायद हम अपने हेल्थ के अंदर लोगों को दवाएं या बाकी सर्विसेज ऑप्टिमम लेवल तक ना पहुंचा सकें, और फिर इसी तरह की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या डिफरेंट तरह की रेजिस्टेंस हमारे पेशेंट्स के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर डेवलप हो सके। और आप कोविड की एग्जांपल आपके पास मौजूद है, अगर आपको कोविड हो गया तो अल्टीमेटली मुझे भी हो जाएगा। तो इसी तरह अगर रेजिस्टेंस गॉड फॉरबिड आपको हो गई है तो उस रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी पड़ता है। तो हमें सबको मिलकर अपनी सोसाइटी के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बिल्ट ऑन करना है। ज़बरदस्त। ज़ैफ, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, बेसिकली मैं जब हमने ये काम शुरू किया, आज से कोई 7-8 महीने पुरानी बात है, तो हम सारे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो फाइनेंशियल उसको एवेलुएट करते हैं। तो फाइनेंशियल पॉइंट से जब हमने एवेलुएट किया तो हमें इस बात का अंदाज़ा आया कि ये प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली वायबल करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे वाले साहब बैठे हुए थे, वो सारी बात हुई, मतलब मशवरा देने वालों ने, फाइनेंस वालों ने मशवरा दिया कि नहीं सर, जीपी नहीं है, कैसे करेंगे, बहुत बड़े वैल्यू पे जाके बहुत ये करना पड़ेगा, ये होंगे, फिर क्यों फजूल में आप जाके ना एक पंगा ले रहे हैं किसी के साथ, और क्यों, जब एक चीज़ चल रही है चलने दें। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि यार मैंने 40 साल इस इंडस्ट्री से कमाया, मेरे वालिद साहब ने, मैंने, और आज जो हम हैं हमने सब कुछ यहीं से बनाया। आज एक वक्त है जब पाकिस्तान एक डिफ़िकल्ट टाइम है, हमें कुछ कंट्रीब्यूट बैक करना है, और कंट्रीब्यूट बैक मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं, मैं किसी इदारे को दूंगा एज अ डोनेशन, वो 3 दिन 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट बैक करना है कि वो इदारा ज़िंदगी भर किसी को फ़ायदा पहुँचाता रहे। तो दिस वाज द प्लान दैट वी हैव अडॉप्टेड इन मेकिंग दिस फार्मेसी। हमारा टारगेट, मैं ये नहीं कहूँगा हमारे मार्जिन्स नहीं है सिस्टम में, बिल्कुल है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि एट द एंड ये रेप्लिकेट करे एटलीस्ट टू अ पाकिस्तान लेवल, जहाँ पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट 2300 से 2500 फार्मेसीज इसी कॉन्सेप्ट की बननी चाहिए। जब ये बनेंगी तो पेशेंट को एट द एंड बेनिफिट होगा और ये इंडस्ट्री और स्ट्रेंथन होगी। इंडस्ट्री इसलिए और स्ट्रेंथन होगी कि आज जो आपका पेशेंट ना लेने की वजह से बाहर हो गया इस साइकिल से, वो एटलीस्ट ले सकेगा। जब वो ले सकेगा, वो उसके पास, उसको भी पेन से या जीने का एक हक है, उसको भी एक पेन से निकलने का हक है। एक बंदा, एक बाप दांत की दवाई इसलिए नहीं खा रहा कि मैं ले नहीं सकता, ये तो जाती है। बिल्कुल। तो एटलीस्ट उसको जब ये अफोर्डिंग पॉइंट पे मिलेगा वो ले लेगा। और डिफरेंसेस कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको अगर स्ट्रीमलाइन कर पाएँ, और ये मैं तो, मेरी सिर्फ वाही चाहती है कि यार मैं कामयाब हो ना हो पाऊँ, ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट आ जाए, चाहे मेरा कुछ भी हो। अगर ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो गया, एट दी एंड पेशेंट किंग बन जाएगा। पेशेंट को पता है भाई मेरे पास 5000 रुपये हैं, मैं दे सकता हूँ, वो लेगा। मैं ब्रांड की मुखालिफत नहीं कर रहा। इफ़ एनीबडी हैव द मनी, आपकी चॉइस है, आप जो लेना चाहें, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप यू कैन नॉट इन्फोर्स एनीबडी टू बाय अ ब्रांड। दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन इस टॉपिक के लिए। और मेरी सिर्फ वाहिद चाहत इस टॉपिक को लेकर ये है कि ये जितना बड़े पाकिस्तान में, इधर आई एम सक्सेसफुल और नॉट, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये एटलीस्ट तमाम फार्मेसीज इसके लिए काउंटर्स बनाएं, इसको प्रमोट करें और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें टुवर्ड्स पेशेंट। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा, थैंक यू सो मच यासिर साहब। बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं आपकी, और जो चीज़ और जो काम आप करना चाह रहे हैं, एक्सेस टू हेल्थ केयर, हम हमेशा इसको
सुनते ही हैं, लेकिन आज पहली बार इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होते देख रहे हैं। और इसमें जो फोकस है आपका, प्राइमरी फोकस, वो बहुत नेक है कि एक आम आदमी, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही इतने इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है, तो कम से कम उसको कहीं तो रिलीफ मिले। अगर वो आटा चीनी दाल नहीं कर पा रहा, कम से कम वो दवाई तो कर पाए, जिंदा तो रह सके कम से कम। तो थैंक यू सो मच, और आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से। दवा हेल्थ केयर की डिटेल स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन लर्न मोर अबाउट इट। अगर आपको लगता है मैंने कोई सवाल नहीं किया जो मुझे करना चाहिए, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। होपफुली दवा हेल्थ केयर के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको वहाँ जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।